तो अब ये क्वेश्चन करेंगे एडवांस 2015 में पूछा हुआ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया S एंड प्लेट सेपरेशन D हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया दे रखा है S, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, उसकी कैपेसिटी है C1 जब प्लेट्स के बीच कंप्लीटली फिल्ड है एयर। तो C1 कितना होगा? तो C1 आप लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, K तो 1 होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है, इनटू क्या आएगा? एरिया। एरिया कितना दे रखा है? एरिया है S और प्लेट सेपरेशन है D। तो ये हो गया C1। फिर क्या बोल रहे हैं? व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स of different relative permittivities epsilon 1 2 and epsilon 2 4 are introduced between the two plates as shown in the figure, the capacitance becomes C2, the ratio C2 by C1 is। तो फिर उस एयर कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2। तो उस एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी हो गई है C2। हमको बताना है C2 अपॉन C1 कितना होगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो इन दोनों को भरने से, डाइलेक्ट्रिक्स को भरने से होता क्या है? ये जो स्पेस है प्लेट्स के बीच की, ये भरी गई है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली तीन कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग में कन्वर्ट हो गया है। हम अक्सर बात करते हैं, जैसे मान लो ऐसा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसमें डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया है। इसको समझ लें, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन से ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो गए और उनका कॉम्बिनेशन किस तरह का है। तो मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और किसी ने डाइलेक्ट्रिक्स को इस तरह से फिल किया हुआ है। ये लेफ्ट साइड में भरा है K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मटेरियल और इधर डाइलेक्ट्रिक K2 है। तब हमको ये इंटरफेस देखना होता है। इंटरफेस कैसा है? तो यह है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी D से परपेंडिकुलर या प्लेट एरिया से पैरेलल। तब समझ जाना चाहिए कि ये दो जो यहाँ कैपेसिटर्स फॉर्म हो गए वो आपस में है सीरीज ग्रुपिंग में। ये उसकी पहचान है। और यदि मान लो प्लेट्स ऐसी हों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और आपने यदि डाइलेक्ट्रिक को फिल किया इस तरह से, इस तरह फिल किया है कि यह है K1 और यह है K2, तब आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि ये इंटरफेस K1 K2 का ये प्लेट एरिया से किस तरह का? परपेंडिकुलर, या D से कैसा है? पैरेलल। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल ग्रुपिंग में। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम पहचान लेते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, उसी समय तय होगा। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से आप बतला सकते हैं। डी से परपेंडिकुलर है ये इंटरफेस, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। और इंटरफेस यदि डी से पैरेलल है तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्वेशन से ये बताएंगे कि कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं और वो आपस में किस तरह से कंबाइन हुए हैं। तो अब वापस हम अपने डायग्राम पर आते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं यह है E2, मतलब एप्सिलॉन 2 वाला मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दे रखा है, E2 इज गिवन टू बी 4 है ये, और E1 जो है वो है 2। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ जो कैपेसिटर बन गया है, ध्यान से देखें तो प्लेट एरिया होगा S/2, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होगा D/2, और मीडियम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 वाला। तो एक कैपेसिटर तो ये है। फिर क्या करें? इसको आगे बढ़ा दें यदि हम इस तरह से, तो ये लेफ्ट साइड का ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, प्लेट एरिया हो जाएगा S/2, सेपरेशन D/2, और इसमें मीडियम हो जाएगा एप्सिलॉन 1, ये वाला मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला। तो यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर। अब इस इंटरफेस को आप देखेंगे तो साफ तौर पे आप बता पाएंगे कि ये जो दो कैपेसिटर्स बने, प्लेट एरिया S/2 और सेपरेशन D/2 वाले, ये दोनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में। अब यहाँ तो हम मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप आराम से ये पहचान जाओगे कि CX कहें इसे, इसको CY कहें। ये CX और CY ये दोनों सीरीज में। और फिर तीसरा ये वाला होगा नीचे वाला, जिसका प्लेट एरिया S/2, सेपरेशन होगी D, इसको बोल देते हैं हम CZ। मीडियम इसमें एप्सिलॉन 1, ये 2 का कोई फिल किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ तीन कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं, CX, CY और CZ।
और वो आपस में किस तरह से कंबाइन है, तो यहाँ एक अलग से आप डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए। एग्जाम में भले ही ये सब आप नहीं करेंगे, पर यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको ये सब बता रहे हैं। तो ये इस तरह का आप एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं मान लो। तो ये कैपेसिटर है सी एक्स, ये कैपेसिटर है सी एक्स, ये वाला ऊपर लेफ्ट साइड वाला, फिर वो सी वाई, ये है आपस में सीरीज में, और ये नीचे वाला ये सी जेड, सी एक्स और सी वाई के रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल में। अब हम लिख लेते हैं वो सब वैल्यूज, वैल्यूज लिख लेते हैं। पैरामीटर्स जो हैं इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो एरिया प्लेट का एस बाई टू, एरिया एस बाई टू, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये होगी डी बाई टू, डी बाई टू, और मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है वो, और उस तरफ एस बाई टू ये प्लेट एरिया, एस बाई टू इज प्लेट एरिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी बाई टू, मीडियम फील्ड इज ऑफ के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, और ये नीचे वाला जो है सी जेड, इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, तो प्लेट एरिया तो एस बाई टू होगा, पर सेपरेशन डी होगी। अब ये है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी, और डाइलेक्ट्रिक 2 इसमें फिल किया हुआ है, तो एस बाई टू डी एंड 2 ये इसके पैरामीटर्स। अब आप सी एक्स, सी एक्स, सी वाई और सी जेड ये फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाना है, तो एप्सिलॉन नॉट, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये तो आती ही आती है। उसके अलावा क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, तो के मतलब 2, यहाँ आएगा 2। फिर क्या आता है एरिया, एरिया इज एस बाई टू, एस बाय 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डी बाई टू, ये डी और ये 2, और इसको आप C1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं चाहे तो, इसको आप एक्सप्रेस कर लें इन टर्म्स ऑफ C1, तो 2 कैंसिल आउट, एक 2 कैंसिल आउट, और एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी, तो इसको आप 2C1 लिख सकते हैं, 2C1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सी वाई की, इसकी बात करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट, वैसे तो आप सिमेट्री से नहीं, इसमें 4 आएगा, यानी एक्स्ट्रा ये चीज आ जाएगी, 2 और आ जाएगा, देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, एरिया एस बाई टू, और नीचे डी और ये 2, ये 2 कैंसल आउट। बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, आप कितने भी स्मार्ट हो, पर सावधानी हटेगी तो गलती हो सकती है। तो 4, फिर क्या आएगा C1, तो 4C1 इसकी कैपेसिटी हो गई, यानी हम सी एक्स, सी वाई और सी जेड को इन टर्म्स ऑफ C1 लिख रहे हैं। तीसरा क्या होगा, सी जेड, मतलब इसकी बात करना होगी, तो एप्सिलॉन नॉट, फिर एरिया कितना, तो एस बाई टू, दिस इज एरिया, और फिर क्या आता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, तो के भी लिख लें यहाँ पर 2, और नीचे होगा डी, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट होकर एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी, ये तो C1 के ही बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको 3 कैपेसिटर्स मिल गए, इनकी कैपेसिटी आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ और यहाँ लिख देते हैं ये वैल्यूज, और आपने देख लिया होगा, वैसे मैंने करेक्टली किया है, पर आप और एक बार और चेक कर लेना, कोई बात नहीं। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ। सी एक्स कितना आ गया आपके पास, सी एक्स आ गया 2C1, 2C1, सी वाई इज 4C1, 4C1, और सी जेड इज C1, यह C1। अब इनका करेंगे सीरीज ग्रुपिंग, तो इसको मैं रब कर देता हूं, पहले यहां से हटा देता हूं ये सब कुछ। तो आपने देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा, करेक्ट है सब कुछ, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, अब इनका हमको निकालना है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट हमको बोला है उसने, कितना है इक्विवेलेंट, C2 के बराबर, तो C2 बराबर होगा, C2 इक्वल्स टू इन दोनों की सीरीज 4C1 और 2C1 की सीरीज। तो आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं, 2C1 इन सीरीज विद 4C1 इन पैरेलल विद C1, ऐसा लिख सकते हैं।
शॉर्ट में। अब दो कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, उनका कैपेसिटी क्या होती है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपॉन सम, ये आ जाएगा ऐसा। और पैरेलल में है C1 तो यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस C1, ऐसा हो जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन सम, तो एक C1 से ये एक C1 कैंसिल, और अब क्या लिखूं यहाँ आगे, C2 को सॉल्व कर देता हूँ। C2 बराबर क्या होगा, ये 6 ऊपर जाएगा, 8 और 6 14 हो गया, 14C1, 14C1 अपॉन 6, तो C2 अपॉन C1, C2 अपॉन C1, C2 अपॉन C1, 14 अपॉन 6, दैट इज 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3। तो सुनने में तो बहुत आसान है, अभी आपने सुना है मुझसे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि इसमें कौन सी खास बात है, पर खास बात यह है कि गलती कहीं ना हो आपसे, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, पहले तय कर पाए कि इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं, किस तरह से वो कंबाइन हुए हैं, फिर बगैर गलती के आपको यहां तक पहुंचना है। और स्पीड पर तो ध्यान देना ही देना है। तो हर क्वेश्चन को सिर्फ देखकर सुनकर ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद सॉल्व करके देखना चाहिए, उसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि आया था एडवांस 2015 में, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि एडवांस का क्वेश्चन है, पर इससे भी डिफिकल्ट नीट में पहले आ चुका है। तो किसी एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जेई मेन का है, ये एडवांस का है, ये नीट का है, ये बोर्ड का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फिजिक्स की एक प्रॉब्लम है, यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट हो पढ़ने में, तो आपको जरूर उसको सॉल्व करके देखना चाहिए। अगली प्रॉब्लम करेंगे, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, एडवांस 2014 में पूछा हुआ मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। A parallel plate capacitor has a dielectric slab of dielectric constant K between its plates that covers one third of the area of its plates as shown in the figure। तो यहाँ दिखाया हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक डाइलेक्ट्रिक इस तरह फिल किया है कि वो प्लेट एरिया का वन थर्ड कवर कर रहा है। मतलब ये जो एरिया है, यदि प्लेट एरिया ए होगा तो ये एरिया है A/3, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A/3। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फिल किया हुआ है। आगे बोल रहे हैं द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C। होगा क्या, होगा ये कि ये इंटरफेस क्योंकि प्लेट एरिया से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ दो कैपेसिटर्स फॉर्म हो जाएंगे। एक होगा A/3 एरिया, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यदि D मान लें, तो एरिया A/3 सेपरेशन D, और डाइलेक्ट्रिक K वाला एक कैपेसिटर जो यहाँ ऊपर फॉर्म होगा, इसकी कैपेसिटी हमको दे रखी है C1। आगे बोला हुआ है while that the portion with dielectric in between is C1, इसकी कैपेसिटी दे रखी है C1। और एक कैपेसिटर इधर फॉर्म होगा, प्लेट एरिया होगा 2A/3 सेपरेशन D, और इसकी कैपेसिटी हम सपोज कर लेते हैं C2, और C1 और C2 ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी दे रखी है C। फिर से पढ़ता हूं मैं, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C while that of the portion with dielectric in between is C1। when the capacitor is charged, the plate area covered by the dielectric gets charge Q1। मतलब कितने एरिया में, A/3 में बोला हुआ है कितना चार्ज आ गया, वो आ गया Q1 के बराबर, एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया गेट्स चार्ज Q2। तो यहां आ गया चार्ज Q2। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज E1। इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस हुई वो बोल रखा है E1 है, फील्ड की बात हो रही है, यहाँ है E1। यदि पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, वो है E1। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, एंड दैट इन द अदर पोर्शन इज E2, इस पोर्शन में फील्ड है E2। द करेक्ट ऑप्शन ऑब्लिक ऑप्शंस इग्नोरिंग एज इफेक्ट्स। एज इफेक्ट आपको पता होगा, ये फील्ड थोड़ी सी बाहर भी निकली हुई होती है, वो फील्ड लाइंस उनको इग्नोर करना है। हमको पूछा क्या है, तो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं, एक तो कैपेसिटी C मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी,
और इस पोर्शन की, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, इसका रेशो यहाँ पूछा हुआ है। यहाँ चार्जेस का रेशो पूछा है और ए और बी में फील्ड्स का रेशो पूछा हुआ है, यानी 3 काम हमको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। C1 कितना होगा, वहां आप फिगर में ऑब्जर्वेशन से बतला सकते हैं। ये ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं। C1 कितना होगा, C1 मतलब इसकी कैपेसिटी, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, के, और एरिया, एरिया प्लेट का A/3 एरिया आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज D। तो ये तो हुई C1 की वैल्यू। फिर C2 कितना होगा, यहाँ जो कैपेसिटर फॉर्म हो गया है वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, के तो 1 है क्योंकि एयर फिल्ड है, उसके अलावा क्या होगा, एरिया आएगा, एरिया इज 2A/3, एरिया इज 2A/3 एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। तो ये C1 C2 हुआ। हमको रेशो चाहिए C और C1 के बीच में। C क्या है, तो C है इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल में, यानी C1 प्लस C2, और इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने में एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, फिर क्या क्या कॉमन, 3 भी कॉमन, डी भी कॉमन। ये क्वांटिटी कॉमन आने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के, और इधर बचेगा 2, यानी के प्लस 2, के प्लस 2 ये बचेगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी है ये। अब ये है C1, यहाँ पर C1 इसको बनाना हो तो किस बात की कमी है इसमें, तो इसमें है के की कमी। यदि मैं यहाँ के का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दूं और इधर मैं कर देता हूं डिवाइड, के प्लस 2 अपॉन के कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या होगा, C1, और C इक्विवेलेंट बोला है C के बराबर, तो C इज इक्वल टू C1 इंटू दिस मच, हमको चाहिए C अपॉन C1, तो C अपॉन C1 कितना हो गया, तो C अपॉन C1 हो गया 2 प्लस के, जैसा कि आंसर में लिखा है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 प्लस के अपॉन के, यानी ऑप्शन डी तो करेक्ट है। तो एक ऑप्शन तो ये सही है, और कैपेसिटी की एक ही बार बात हुई है। अब हम चेक करेंगे इनको, ए और बी को, फील्ड्स का जो रेशो पूछा हुआ है। उससे पहले ये मान लेते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V अप्लाई किया है। कोई बैटरी लगाई है वोल्टेज V वाली, तो होगा क्या, ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल में है आपस में, तो वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस हो जाएगा सेम। और आप जानते हैं ये हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन ए और बी को, और हमको पता है कि वोल्टेज किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना होगा, उसका फील्ड से क्या रिलेशन होगा। तो इसको इस तरह याद ला सकते हैं कि E इज इक्वल टू होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट क्या होगा, मैं कह रहा हूं E इज इक्वल टू, ये होता है वोल्ट पर मीटर, E इज इक्वल टू V बाई डी, तो V बराबर E इंटू डी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है दोनों कैपेसिटर्स के लिए। अब दोनों कैपेसिटर्स के लिए V और D ये कैसे हैं, ये तो कांस्टेंट्स हैं, दोनों के लिए सेम है, आई मीन V भी सेम है, D भी सेम है, इसका मतलब E भी सेम रहेगा, यानी E1 बराबर होगा E2 के। E1 E2 ये दोनों फील्ड्स बराबर होंगे, चार्जेस भले ही अलग होंगे पर फील्ड्स बराबर होंगी, यानी E1 अपॉन E2 ये रेशो 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, तो बी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। यानी हाल फिलहाल ए और डी करेक्ट है। अब हमको चेक करना है चार्जेस को। अब चार्जेस को चेक करने के लिए तो मैं रब कर देता हूं, चार्जेस को चेक करने के लिए हम लिखेंगे फील्ड्स को इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो आपको पता होगा फील्ड का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि एयर है प्लेट्स के बीच और डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो के भी आ जाता है। तो हम लिखते हैं पहले E1, E1 कितना होगा, ये मैं कर रहा हूं काम ऑप्शन सी को चेक करने के लिए।
अब E1 कितना होगा, तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये तो मीडियम फील्ड है इसमें। और सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है Q अपॉन ए। तो ये है Q, मतलब कितना, Q1 अपॉन एरिया, यानी A अपॉन 3। ये तो मैंने सिग्मा का वैल्यू डाला है। और क्या आएगा यहाँ, एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा के। ये है E1, ये है E1। और यदि हम E2 की बात करें, E2 कितना होगा, E2 मतलब यहां पर फील्ड, तो ये होगी सिग्मा 2 अपॉन एरिया, यानी Q2 अपॉन ये एरिया। यहां लिखता हूं मैं Q2, और एरिया है 2a/3, तो ये 2a और 3 ऊपर, 3Q अपॉन 2a। बस यहाँ क्या नहीं आएगा, वो मीडियम नहीं है इसलिए के नहीं आएगा, यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने यहाँ फिक्स किया था कि ये फील्ड्स कैसी हैं, बराबर, यानी इनको इक्वेट कर सकते हैं। ये E1 का वैल्यू है, ये E2 का वैल्यू है। इन दोनों को आपस में इक्वेट करके, तो आप देख रहे हैं ये एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट, ये 3 भी कैंसिल आउट। तो क्या मिल रहा है हमको, Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, ये मिल रहा है 1/2, 1/2, यानी चार्जेस का रेशो 3/k ना होकर, के की वैल्यू तो मालूम नहीं थी, ये के भी बचा हुआ है यहाँ, सॉरी, तो ये के भी आएगा, तो के का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके k/2 हो जाएगा, इंस्टेड 3/k, ये है k/2, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है। फाइनली इसके आंसर्स होंगे ए एंड डी, ए एंड डी आर करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थ्योरी आपकी क्लियर होगी तो आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एडवांस 2018 में पूछा हुआ, इंटीजर वैल्यू टाइप। 3 identical capacitors C1, C2 and C3 have a capacitance 1 microfarad each and they are uncharged initially. Initially ये तीनों uncharged हैं. They are connected in a circuit as shown in the figure, and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r. तीनों की कैपेसिटेंस दी हुई है हमको 1 माइक्रोफैरड, और फिर ये बोला है कि C1 की प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर फिल कर दिया, ये उसकी परमिटिविटी दी हुई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर क्या बोल रहे हैं, द सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V नॉट इक्वल टू 8 वोल्ट, ये वो सेल, 8 वोल्ट इसका EMF दिया हुआ है। फिर फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड while the switch S2 is kept open. ये दो स्विच आप देख रहे हैं S1 और S2, तो अभी S1 को किया क्लोज और इसे रखा हमने ओपन, मतलब ये ब्रांच अभी कोई काम की नहीं है, ये C1 C2 के होने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अभी चार्जिंग किसकी होगी, C3 की। आगे बोला भी है when the capacitor C3 is fully charged, अब जब इसकी चार्जिंग होगी तो होगा क्या, ये 8 वोल्ट ईएमएफ है इस सेल का, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो C3 की प्लेट्स के ऊपर आ जाएंगे चार्जेस। इसकी अपनी कैपेसिटी है कितनी, 1 माइक्रोफैरड। जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो इसकी प्लेट्स के बीच वोल्टेज कितना होगा, 8 वोल्ट, और Q इज इक्वल टू होता है CV, यानी प्लेट्स के ऊपर कितने चार्जेस होंगे, +8 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम। तो C3 हो गया है फुल्ली चार्ज्ड, 8 वोल्ट वोल्टेज उसकी प्लेट्स के बीच, और प्लेट्स पर चार्ज हो गए 8 माइक्रोकूलम। इसके बाद क्या किया, तो अब इन्होंने बोला है when the capacitor C3 is fully charged S1 is opened, अब इसको ओपन कर दिया और S2 को कर दिया क्लोज साइमल्टेनियसली, मतलब इसको ओपन करना है, इसको क्लोज कर देना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, तो अब क्या करना है, इसको क्लोज कर दिया S2 को, और ये है ओपन, मतलब अब ये सेल यहां नहीं है। तब क्या होगा, C3 जो चार्ज है, C1 C2 है अनचार्ज, तो इनके बीच होगा चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस होंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। और आगे बोला है व्हेन ऑल द चार्जेस रीच इक्विलिब्रियम, मतलब जब चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, तब क्या कह रहे हैं, द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम, मतलब अब नया चार्ज इसके ऊपर कितना है, 5 माइक्रोकूलम। अर्लियर कितना था, वो था 8 माइक्रोकूलम, यानी
इस वाले कैपेसिटर ने इन कैपेसिटर्स के साथ कितना चार्ज शेयर किया, तो वो किया होगा 3 माइक्रोकूलम के बराबर। अभी नए चार्जेस में लिख रहा हूं इस पिंक कलर से। तो ये 5 माइक्रोकूलम इस पर रह गया, इस पर कितना चार्ज होगा, तो इस पर होगा 3 माइक्रोकूलम। ये प्लेट होगी पॉजिटिव, ये प्लेट होगी नेगेटिव। अब ये दोनों क्योंकि सीरीज में है तो इस पर भी 3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। इस तरह चार्जेस आ गए, इनकी कैपेसिटीज तो हमको पता है। कैपेसिटी इसकी कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड थी, और अब इसमें भर दिया है ये एप्सिलॉन आर। ये परमिटिविटी दी हुई है मीडियम की, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी वो। तो अब आपको सब कुछ मालूम है। हमसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। तो अब इसको किरचॉफ लॉ से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस तरह से मूव करेंगे और किरचॉफ का लॉ लगा देंगे। कौन सा वाला, किरचॉफ लूप रूल। यानी इस लूप में जो नेट वोल्टेज होगा वो होगा जीरो, ड्रॉप राइज मिलकर सब कुछ जीरो। मतलब ये लगा रहे हैं हम समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, जिसको हम बोलते हैं के वी एल। तो यदि इस कैपेसिटर की बात करें, चलो तो अब यदि इस कैपेसिटर की बात करेंगे, हमको चाहिए ड्रॉप या राइज ऑफ पोटेंशियल। तो हम क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इस तरह मूव करेंगे हम। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं यानी राइज ऑफ पोटेंशियल। और राइज ऑफ पोटेंशियल होगा कितना, तो हम इससे सोचेंगे Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C। यानी हमें चार्ज देखना है और कैपेसिटी देखनी है। तो चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम, कैपेसिटी कितनी है 1 माइक्रोफैरेड, यानी 5 माइक्रोकूलम अपॉन 1 माइक्रोफैरेड। मैं यूनिट्स के साथ लिख रहा हूं और ये आएगा पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि राइज ऑफ पोटेंशियल है। अब इधर क्या होगा, इधर आएगा ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। फिर से ये लगाएंगे Q अपॉन C। Q कितना है, तो वो है 3 माइक्रोकूलम, माइनस साइन के साथ 3 माइक्रोकूलम। ऊपर चार्ज नीचे कैपेसिटी, और कैपेसिटी में ध्यान देंगे ये डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड कैपेसिटर है, यानी यहां आएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या आएगा, कितनी थी उसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड, हर एक की 1 माइक्रोफैरेड थी, तो यहां आएगा ऐसा। अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो फिर से माइनस साइन, और अब चार्ज, चार्ज कितना 3 माइक्रोकूलम और नीचे कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दिया। और हमको किसके लिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है एप्सिलॉन आर के लिए। तो कैसी इक्वेशन बन गई, 5 माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5 में से 3 गए तो 2 बचा यहाँ, और इसको इधर ले गए 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। The epsilon r will be 3 by 2, that is 1.5. So answer of this question is 1.5. इसको जरूर करके देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।